हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 42 के बारे में, जिससे 20 के 20 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। देखा मैंने यहाँ पे क्लास ए है, मेरे पास क्लास बी है। तो यहाँ पे बी जो है ये चाइल्ड क्लास है क्योंकि ए को इनहेरिट कर रही है और ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। यहाँ पे मेन फंक्शन है, देन मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्या कहता है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो ओबीजे नाम का। तो बी के अंदर इनिट चल जाएगा। बी के अंदर जैसे ही इनिट चला तो इसने क्या बोला कि हमारे पापा का इनिट चलाओ और उसमें वैल्यू पास कर दो 5। तो पापा इसके थे ए, तो ए का इनिट चल जाएगा, वैल्यू पास हो गई 5। तो ए का इनिट चला, एक्स की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 3 थी बट हम स्पेशली पास कर रहे हैं तो अभी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो सेट डॉट एक्स की वैल्यू क्या सेट हो गई, 5। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद इस लाइन पे आते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले, मतलब बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले नाम का मेथड है तो बी क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड ये मिल गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एक्स। तो अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये चीज़ लिखी है प्राइवेट और वो समझ जाते सोचते हैं कि भाई बी क्लास के अंदर से हम उसके पेरेंट की प्राइवेट वैल्यू तो यूज़ करेंगे नहीं, तो यहाँ पे वो लोग जल्दी से मार्क कर देते हैं एरर में। बट ऐसा नहीं करना है। ये क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर है। एक अंडरस्कोर मतलब प्रोटेक्टेड, दो अंडरस्कोर मतलब प्राइवेट। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग एक्सेस कर ही सकते हैं। अगर यहाँ पे दो अंडरस्कोर लगे होते इसका मतलब ये क्या था, प्राइवेट था, तब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज ना कर पाते। बट अभी क्या प्रोटेक्टेड है तो हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या सेट हो गई, 5। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मुझसे कह रहे हैं हमारे पास क्लास है डेमो नाम की, दूसरी है डेमो डेराइव्ड नाम की, जो कि डेमो क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी पेरेंट क्लास और ये क्या हो गई हमारी चाइल्ड क्लास। यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। डेमो डेराइव्ड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे नाम का, डेमो डेराइव्ड का इनिट चल जाएगा। इसके पास खुद का इनिट है नहीं तो इसने कहा डेमो तुम अपना इनिट दे दो, तो इसका इनिट चल गया। तो इसमें से एक्स की वैल्यू क्या सेट हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्स की वैल्यू सेट हो गई 1। इसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ओबीजे डॉट चेंज, मतलब डेमो डेराइव्ड क्लास का चेंज नाम का कोई मेथड है क्या, उसको चलाओ। डेमो डेराइव्ड क्लास में चेंज नाम का मेथड है, ये दिखा कह रहा है इसको चला दो। कह रहा है जो x की वैल्यू है उसे 1 बढ़ा दो। तो इसके पास खुद की तो x की कोई वैल्यू है नहीं, तो इसने कहा अरे पेरेंट तुम ये बताओ तुम्हारे पास कोई x की पब्लिक वैल्यू है क्या। तो उसने कहा हाँ भाई 1 है, उसकी वैल्यू ले जाओ तुम। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जो वैल्यू आपके पास है उसमें 1 ऐड कर दो। तो उसमें क्या वैल्यू हो गई, 2 हो गई। फिर उसने कहा उसको रिटर्न कर दो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। जो कि 2 यहाँ से आएगा वापस और ये क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है एक ऐसी क्लास जिसमें एक से ज़्यादा मेथड जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम उससे एक्सेप्शन को रेज कर सकें, क्या उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। बिल्कुल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, मैंने इस पर स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। तो वहाँ जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्शन कब आती है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कि एक्सेप्शन को रेज करना है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि जितनी भी, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या मतलब, कोई पेरेंट क्लास उससे जितनी भी चाइल्ड क्लास से जुड़ी हुई हैं उन सब के पास एक कॉमन मेथड होना चाहिए। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ हम लोग करते हैं क्या एक्सेप्शन रेज करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है क्लास ए है, देन क्लास बी है, क्लास सी है। कह रहा है O1 इज इक्वल टू ए, O1 इज इक्वल, O2 इक्वल टू बी एंड O3 इक्वल टू सी। यहाँ पे हम तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए O1 O2 O3 नाम का, और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं OBJ1 OBJ2 OBJ3। अब आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कहीं आपने OBJ1 पढ़ा, कहीं OBJ1 नाम का वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, भाई इस नाम के तो वेरिएबल्स आपने यूज करे ही नहीं हुए ना, तो यहाँ पे आप क्यों इसको प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पे तो सिंपल सामने ही एरर नजर आ रही है। क्या आ जाएगा, एक एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि अगर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करना है तो आपको कौन सी बिल्ट-इन क्लास की जरूरत होती है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम, क्या, फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी मेटा, ये करते हो। तो फ्रॉम एबीसी जो है, एबीसी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, समझ रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हम लोग कौन सी बिल्ट-इन क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, बेस वाली क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ऐसे याद रखो। तो एबीसी नाम की हमारी क्लास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक टेबल है, तो टेबल हमारा एक प्रोडक्ट है। मैं कह दूं एक बॉटल है, बॉटल भी हमारा एक प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट खुद में कुछ नहीं है।
समझ रहे हो। तो हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनाएंगे, हम बॉटल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर किसी को बॉटल खरीदनी है, हम टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी को टेबल खरीदनी है, बट हम प्रोडक्ट नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाएंगे। तो कह रहे हैं क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं करते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड यहाँ पे हमने देखो भाई एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन नाम की क्लास बनाई, ठीक है, इसमें हमने कुछ काम करा, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। अब जैसे ही एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और ये क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। देखो सबसे पहले चेक क्या करते हैं, क्या हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि नहीं, उसको चेक कैसे करोगे, यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या पास है, एबीसी पास है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास पास है, इसका मतलब ये क्लास अब क्या हो गई, हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्या इसके अंदर कहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्या देखा, अरे भाई ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब इसका तो हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते इस क्लास का, और यहाँ पे उसी क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी एरर। क्वेश्चन नंबर 9 आओ, मुझसे कह रहा है फॉलोइंग कोड जो है किस कौन सा हमें कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास एक क्लास है कंप्यूटर नाम की और एक क्लास है हमारे पास स्टूडेंट नाम की। हम लोग कंप्यूटर एंड स्टूडेंट नाम के दोनों के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉल डोलैब असाइनमेंट जो भी है, ठीक है, वहाँ पे सी और असाइनमेंट कोड हम पास कर रहे हैं। तो सी क्या है, कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और असाइनमेंट कोड एक हमारा सिंपल टेक्स्ट है। तो जब भी हमारे पास दो क्लासें दी गई हों जो दोनों एक दूसरे को इनहेरिट ना कर रही हों, ठीक है, तो यहाँ पे चार केस बनते हैं, या तो हमारा वो कॉन्सेप्ट होगा एग्रीगेशन का, या होगा एसोसिएशन का, या होगा कॉम्पोजिशन का। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि एसोसिएशन क्या होता है, ये होता है रिलेशन किन्हीं दो क्लासेस के बीच में, ठीक है। एसोसिएशन क्या होता है, एक रिलेशन किन्हीं दो सेपरेट क्लासेस के बीच में, समझ रहे हो, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, देखो ये कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है यहाँ पे सिंपल दो अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनके बीच के रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। और कंपोजिशन और एग्रीगेशन जो है ये दो फॉर्म ऑफ एसोसिएशन हमारे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो तो कंप्यूटर है और स्टूडेंट है, तो हमारे जब भी हम लैब में जाते हैं तो हमारा एक कंप्यूटर अलॉट होता है पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो हर एक कंप्यूटर जो है वो एसोसिएटेड है हमारे स्टूडेंट के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्लास के बारे में जानकारी लो आप, उसके बाद आप उसको देखो कि वो एसोसिएशन है कि नहीं। तो एसोसिएशन मतलब क्या है, जो हमारी दो क्लास इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ एक दूसरे की चीज़ें यूज़ कर रही हैं। देखो यहाँ पे हम स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पे हम कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में रिलेट तो कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है, तो कौन सा रिलेशनशिप है, एसोसिएशन। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये याद रखना, कंपोजिशन और एग्रीगेशन जो है एसोसिएशन का ही सब पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे एक हमारे पास क्लास है प्लेयर नाम की, एक है हमारे पास क्लास टीम नाम की। अब देखो प्लेयर्स और टीम्स, क्या ये एसोसिएशन का पार्ट है, क्या हर एक प्लेयर के लिए हर एक टीम होगी, क्या एक टीम में एक प्लेयर होगा, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि एक टीम जो है वो बहुत सारे प्लेयर को मिला के बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कह सकते हो कि इसको इज अ रिलेशनशिप के साथ यूज करके देखो, हैज अ रिलेशनशिप के साथ यूज करके देखो। एसोसिएशन तो नहीं, इतना पता चल गया। एसोसिएशन मतलब पर्टिकुलर एक चीज किसी एक के लिए अलॉट हो गई, बट यहाँ पे एक टीम के लिए एक प्लेयर अलॉट नहीं होता है, या फिर एक प्लेयर के लिए पूरी एक टीम नहीं बनती है, यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर लगते हैं तब जाके हमारी एक टीम बनती है। तो अगर आप इसको देखो तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्लेयर इज अ टीम, इज अ रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का लगा के देखो, प्लेयर इज अ टीम नहीं, टीम इज अ प्लेयर नहीं। तो अब हैज में आ जाओ, प्लेयर हैज अ टीम ना, टीम हैज अ प्लेयर, ये सेंटेंस सही है। टीम हैज अ प्लेयर मतलब टीम क्लास और प्लेयर क्लास के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, हैज। और हैज अ रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन आपका नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं हमारे पास क्लास है रूम, दूसरी क्लास है बिल्डिंग। क्या अभी बताओ एक रूम में एक बिल्डिंग होती है, नहीं। एक बिल्डिंग में एक रूम होता है, नहीं। तो यहाँ पे एसोसिएशन तो नहीं लगेगा। अब आओ कि यहाँ पे रूम और बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के अंदर रिसाइड हो सकते हैं क्या, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे हम बी क्लास का, ये देखो बिल्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको हम डिलीट करें सिंपली, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दो क्लासें आपस में रिलेट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं तो लोगों ने उसका यूज करा। देखो आर इज इक्वल टू रूम, मतलब कोई तो रिलेशनशिप है, तो एसोसिएशन तो नहीं है। अब ये बताओ एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम हो सकते हैं, ठीक है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग बिना रूम की हो,
ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रूम और बिल्डिंग में क्या एसोसिएशन लग रहा है? एसोसिएशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो रूम है क्या वो कंपोज होता है एक बिल्डिंग का? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बिल्डिंग जो है वो क्या कंपोज ऑफ रूम्स? क्या बिल्डिंग बनती है रूम से? बिल्कुल सही, बहुत सारे रूम्स है, वो एक बिल्डिंग बन गई। तो यहाँ पे कंपोजिशन लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मुझसे कह रहा है इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो मैच नहीं करेगा। आर ई डॉट मैच ए बी स्टार। ए बी स्टार का मतलब ए तो आना चाहिए और बी या तो 0 टाइम है, या तो 1 टाइम है, या 2 टाइम है, 3 टाइम है। तो यहाँ पे देखो ए तो आया, ठीक है, इसके बाद बी 0 टाइम आया, तो कह दो कि बी स्टार, मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है। इधर आओ, कह रहा है ए एक बार आना चाहिए, बी 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम कितनी बार भी आ सकता है। तो ए 1 टाइम आ गया और बी जो है वो भी 1 टाइम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लाइन चल जाएगी। ए 1 टाइम आना चाहिए, बी स्टार मतलब बी या तो 0 टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम है। तो यहाँ पे ए एक बार आया और बी जो है 0 1 2 कितने भी टाइम आ सकता है। बी के बाद स्टार लगा, स्टार मतलब या तो 0 अकरेंस हो, 1 अकरेंस हो, 2 अकरेंस हो। तो यहाँ पे बी 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 जितनी बार है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए बी स्टार मतलब ए एक बार आएगा और बी जो है 0 टाइम, 1 टाइम, मल्टीपल टाइम आ सकता है। बट यहाँ पे ए पहले आना चाहिए था ना, देखो ए से शुरुआत हो रही पैटर्न की, बट यहाँ पे बी आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन जो है हमें क्या देगी, एरर देगी। यहाँ पे हमें कोई भी मैच नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट जो होता है जनरलाइजेशन का, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। जनरलाइजेशन आपका एक इनहेरिटेंस का कह सकते हो कि उससे रिलेटेड टॉपिक है, उससे सब टॉपिक आप कह सकते हो। तो जनरलाइजेशन किसका पार्ट होता है, हमारे इनहेरिटेंस का पार्ट होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, मतलब इसके बारे में गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से जनरलाइजेशन का देखोगे तो वहाँ पे इनहेरिटेंस का पक्का लिखा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्लास में मेरे पास एक ए है, क्लास देन मेरे पास बी है, मेन फंक्शन है, मैंने मेन फंक्शन को कॉल करा, ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, बी क्लास का इनिट चल जाएगा, वाई की वैल्यू हमने कुछ नहीं भेजी है, वाई की वैल्यू सेट हो गई 0। इसने क्या कहा, पेरेंट का मेरा इनिट चला और 3 पास कर दो, पेरेंट का इनिट चला, एक्स की वैल्यू हो गई 3, सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू क्या सेट हो गई हमारी 3, ठीक है। इधर आते हैं, वाई की वैल्यू सेट हो गई हमारी 0, इसको इधर सेट करते हैं, इसकी वैल्यू सेट हो गई 0। मुझसे क्या कह रहा है, obj डॉट काउंट मतलब बी क्लास के अंदर काउंट नाम का मेथड चलाओ, बी क्लास के अंदर काउंट नाम का मेथड चलाया, वाई की वैल्यू 1 बढ़ाई, वाई की वैल्यू हो गई 1। मुझसे कह रहा है obj डॉट एक्स और obj डॉट वाई को प्रिंट करो, मतलब बी क्लास के अंदर obj डॉट एक्स ऐसे कुछ करके लिखा है क्या, सेल्फ डॉट एक्स लिखा है। बी क्लास के अंदर सेल्फ डॉट एक्स नहीं लिखा है, तो ए से बोलेगा ए तुम अपना सेल्फ डॉट एक्स दो, तो ए ने कहा ले जाओ 3 है, तो 3 मिल गया, यहाँ पे आ गया मेरा 3। कह रहा है obj डॉट वाई प्रिंट करो, मतलब बी क्लास के अंदर कहीं सेल्फ डॉट वाई लिखा है क्या, सेल्फ डॉट वाई कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मेरा आंसर आएगा 3 और 1, तो 3 अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहे इसकी वैल्यू बताओ। एक हमने क्लास बनाई, उस क्लास का मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ तो है ना, 0 तो नहीं है, नल वैल्यू तो नहीं है, मतलब ये क्लास बनाई मैंने, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने एक्स में यहाँ पे रख दिया है, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ तो वैल्यू हो गई नहीं ना। एक्स किसको डायरेक्ट कर रहा है, कह रहा है एक क्लास है ट्रुथ नाम की, तो हम उसकी बूलियन वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि एक्स हमारी एक्स की बूलियन वैल्यू क्या है। तो एक्स में अगर नन पड़ा होता, मतलब कुछ ना पड़ा होता है, 0 पड़ा होता, तो हमें आंसर मिल जाता फॉल्स, बट एक्स में कुछ तो पड़ा है ना, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर आप उसमें बुलियन वैल्यू पास करते हो, तो उसकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी एड्रेस को वो यहाँ पे कह सकते हो कि पॉइंट कर रहा होता है। एक्स यहाँ पे तुर्थ नाम की जो क्लास है इसको जो है पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू नन तो हो नहीं सकती, ना तो 0 हो सकती, तो यहाँ पे बुलियन इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ट्रू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारे पास क्लास बनी है, हमारे पास C1 नाम की, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसके पास खुद का इनिट है नहीं तो चलेगा नहीं। ob.m1 मतलब C1 क्लास के अंदर m1 नाम का कहीं पे देख लो कि मेथड है, इसके अंदर m1 नाम का मेथड है, बट ये क्लास मेथड है, क्लास मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास मेथड के बारे में मैंने स्पेशली यहाँ पे डिस्कस कर रखा है अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट में, तो अगर आपने ना देखा हो तो 20 वीडियो में देख के सीख के आ जाओ वापस। मुझसे क्या कह रहे हैं, इसको चलाओ, इसको हम लोग C1 से भी, इसको हम C1.m1 में लिख सकते हैं एंड इसको हम ob.m1 में लिख सकते हैं, दोनों केस में मेथड चल जाएगा। ये चलेगा, हमारा क्या प्रिंट होगा, हेलो, तो मेरा आंसर आ जाएगा हेलो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। कह रहे हैं ए हमारे पास एक लिस्ट है, उसकी लेंथ बताओ, 1 2 3 4 5 6 है इसकी लेंथ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहा है एक हमारे पास चेंज नाम का यहाँ पे फंक्शन है, कह रहा है जे में वैल्यू 1 पास करो, आई में वैल्यू 2 पास करो। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट है, बट हम यहाँ पे स्पेशली अपनी वैल्यू दे रहे हैं ना, तो जे की वैल्यू क्या सेट हो गई यहाँ पे 1, तो जे की वैल्यू सेट हो गई 1 और आई की वैल्यू सेट हो गई 2, आई की वैल्यू सेट हो गई 2, आई इक्वल टू आई प्लस जे, मतलब 2 + 1, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3 और जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 और जे की वैल्यू एक और बढ़ गई, तो जे की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, तो 3 और 2 आया, इसी को प्रिंट कर दिया, 3 2 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कहता है एक क्या कह रहा है, इसको थोड़ा लाइन में लेते हैं। कह रहा है अ डैश सिंबल अलोंग विद द नेम ऑफ डेकोरेटर फंक्शन। जब भी डेकोरेटर फंक्शन की बात हो रही हो तो वहाँ पे एक ही सिंबल लगता है, कौन सा, @ यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे अभी एग्जांपल आया था, कौन सा था ये देखो, @ क्लास मेथड। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि क्लास मेथड है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा डेकोरेटर की तरह काम कर रहा है। डेकोरेटर में कौन सा हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर यूज करते हैं, @ तो @ क्या हो गया मेरा, इसका आंसर हो जाएगा ये रहा, @ सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहे हैं स्लीप फंक्शन जो होता है हमारे टाइम मॉड्यूल के अंदर, उसका हम यूज किस लिए करते हैं। देखो स्लीप का काम ही सो जाओ, तो अगर हमें अपने प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए सुला देना है, कहना है कि थोड़ी देर आराम करो, तो उसको कहते हैं स्लीप फंक्शन। मतलब ये क्या करेगा, पॉज कर देगा हमारे कोड को कुछ नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं टाइम डॉट स्लीप, और स्लीप में हमने पास कर दिया अगर 2, तो 2 सेकंड के लिए वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का, 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो वही मुझसे कह रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 20 के 20 एमसीक्यूज हो गए हमारे। ठीक है, तो प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन का पार्ट 42 भी अभी हमारा खत्म हो जाता है।